नमस्कार साथियों, आज आप सबका फिर से अपने चैनल जीएस पीक में स्वागत है। आज हम जैव विविधता प्रश्नावली विविध भाग 3 लेकर आए हैं। यहाँ पर जैव विविधता संबंधी प्रश्न हैं उनमें थोड़ा सा जटिलता स्तर बढ़ गया है, अर्थात जैव विविधता संबंधी वैसे प्रश्न जो थोड़ा सा जटिल हैं उन पर हम नज़र डालेंगे। जैव विविधता भाग 1 और भाग 2 आप सॉल्व कर चुके हैं। शुरू करते हैं जैव विविधता भाग 3। पहला प्रश्न है आपके सामने, इको मार्क भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए ऑप्शन शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी ऑप्शन प्रोटीन समृद्ध हों, सी ऑप्शन पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या डी ऑप्शन आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो। यहाँ पर आप शब्द की मीनिंग ही समझ सकते हैं। इको मार्क, मार्क का अर्थ होता है चिन्ह और इको का अर्थ होता है इकोलॉजी या इकोसिस्टम जो पर्यावरण से संबंधित है। इस प्रकार जो इको मार्क होगा वह पर्यावरण से संबंधित ही उत्पादों को दिया जाएगा जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, उनको हम इको मार्क उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी होगा। यहाँ इको मार्क के सिवाय इसी प्रकार एक एग मार्क होता है। मार्क का अर्थ होता है चिन्ह और एग का अर्थ होता है एग्रीकल्चर। इस प्रकार जो खाद्य उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करता है वह एग मार्क होता है। इसी प्रकार सोने की शुद्धता के लिए होल मार्क होता है। हम चर्चा फिर से लौटते हैं इको मार्क पर करते हैं। इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को इको मार्क लेबल दिया जाता है। इसको मिट्टी के घड़े के रूप में चित्रित किया जाता है जो चिन्ह आपके सामने है। अब हम शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ए ऑप्शन इकोटाइप, बी ऑप्शन इकोस्फीयर, सी ऑप्शन इकोसिस्टम और डी ऑप्शन इकोटोन। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इसे हम जरा समझ लेते हैं कि इकोटोन होता क्या है। जैसे आप सामान्य रूप से कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र दूसरे पारिस्थितिक तंत्र से पूर्ण रूप से भिन्न होता है। इन दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य का भाग जो दोनों का संक्रमण क्षेत्र होता है उसे ही हम इकोटोन कहते हैं। यहाँ दोनों पारिस्थितिक तंत्र की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार यह जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र होता है। इसको हम अगर सामान्य भाषा में कहें तो आपने देखा होगा खेत, गांव में खेत होते हैं, दो खेतों के मध्य को जो डिवाइड करने या विभक्त करने वाला भाग होता है उसको हम सामान्य रूप से मेड़ कहते हैं। इस मेड़ पर आप बात करें तो सामान्य रूप से खेत से अधिक वनस्पतियाँ मिलती हैं, जैसे घासें हैं या कीड़े मकोड़े हैं जो जीव जंतु होते हैं, या आपके खेत का पास वाले खेत के मध्य की जो प्रजातियां हैं वो भी उसी मेड़ पर पनपती रहती हैं। इसलिए उस मेड़ को आप इकोटोन की संज्ञा दे सकते हैं कि आपके खेत का पारिस्थितिक तंत्र अलग है, बगल वाले के खेत का पारिस्थितिक तंत्र भिन्न है और जो बीच में ये डिवाइड करने या विभक्त करने वाली रेखा है इसका पारिस्थितिक तंत्र अलग है, जो दोनों के मध्य संक्रमण क्षेत्र है। इसी को हम सामान्य रूप से इकोटोन कहते हैं। तो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य का जो संक्रमित क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहा जाता है। इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न था। लीजिए चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 22 मई, बी 2 फरवरी, सी 5 जून और डी ऑप्शन है 16 सितंबर। एग्जाम की दृष्टि से चारों तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, परंतु 2 फरवरी यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस अब की बार आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसे हम आगे चर्चा करेंगे, पहले इन चारों तिथियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो प्रश्न का उत्तर ही जान लेते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं अन्य तिथियों पर। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस पर मैंने एक बड़ा सा प्रोग्राम भी आपके लिए बनाया था, आप देख सकते हैं पीछे जाके। हाँ, जब मैंने जैव विविधता
प्रश्नावली भाग 1 बनाया है तो उसमें पहला ही प्रश्न था जिसमें मिसप्रिंट के कारण 21 मई लिख गया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 21 मई न होकर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए सी ऑप्शन की बात करते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आ जाते हैं फिर से विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी 2 फरवरी की चर्चा कर लेते हैं। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि की जीवंत भूमिका के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर, जहां आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु एक संकल्प पारित किया गया। इसे रामसर समझौता कहा जाता है। इस प्रकार रामसर समझौता किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। 16 वर्ष पूरे होने पर 2 फरवरी 1997 को यह पहली बार यानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। तब से लगातार 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता रहा है। वर्ष 2021 में रामसर समझौते की 50वीं वर्षगांठ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। 50वीं वर्षगांठ पर 2021 में इसकी थीम है आर्द्र भूमि और जल, अर्थात वेटलैंड एंड वाटर। इतना पढ़ने के बावजूद अगर आपको लगता है अभी तक यही नहीं कन्फर्म है कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड होता क्या है, तो उसे भी आप समझ सकते हैं कि नमी या दलदली वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें सामान्य रूप से आर्द्र भूमि कहते हैं। ये आर्द्र भूमि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहे जाते हैं। कौन सा वर्ड है? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से कौन सा लैंड जाना जाता है? आर्द्र भूमि या वेटलैंड जाना जाता है। इसको सामान्य रूप से हम लोग रोज देखते हैं। एक आर्द्र भूमि आप अक्सर देखते होंगे नहरों के पास का क्षेत्र काफ़ी नम रहता है, यहाँ पर या वहाँ पर पानी भरा रहता है। हम सामान्य रूप से उसको वेटलैंड कह सकते हैं। या झीलें, तालाब, ऐसे बहुत सारे वाटर बॉडीज़ होते हैं जो वेटलैंड के अंतर्गत आते हैं। रामसर समझौते के अंतर्गत कौन कौन से झीलें या नदियाँ, तालाब रखे गए हैं, इसको हम आगे देखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, कीट भक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं, उसमें कमी रहती है? ए ऑप्शन मैग्नीशियम की, बी कैल्शियम की, सी नाइट्रोजन की या डी जल की। तो कीट भक्षी पौधे उस मृदा में उगते हैं जहां पर अक्सर नाइट्रोजन की कमी होती है। उल्लेखनीय है कि कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में पनपते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए इनको कीट भक्षी पौधे कहते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि सभी हरे पौधों की तरह कीट भक्षी पौधे भी स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन पर्णहरिम से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। भारत में प्रमुख रूप से कीट भक्षी पौधे मेघालय में पाए जाते हैं। यदि हम कीट भक्षी पौधों के उदाहरण की बात करें तो घटपर्णी या नेपेंथीज, पिचर प्लांट, ड्रोसेरा, डायनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया जैसे प्रमुख हैं। यहाँ आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि घटपर्णी पौधे मात्र नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। आपके सामने 2 फिगर हैं, यानी 2 स्पीसीज हैं जो घटपर्णी पौधों के हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, लाल पांडा का प्रमुख आवास है? ऑप्शन ए गुजरात तथा राजस्थान, ऑप्शन बी सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो लाल पांडा का प्रमुख आवास सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ ज़्यादातर ऑप्शनों में जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो सिक्किम ही पूछा जाता है, लेकिन लाल पांडा के बारे में जानना आवश्यक भी है। क्यों? आगे देखते हैं कि लाल पांडा को IUCN की रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है। लाल पांडा एलुरुस AILURUS
एलुरुस वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है। यह स्तनधारी जीव है। यह प्रमुख रूप से पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। पूर्वी हिमालयी यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे राज्यों में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। इसी तरीके से देश की बात करें तो भूटान, नेपाल, दक्षिणी चीन तथा म्यांमार में भी पाया जाता है। वर्तमान में भारत में 5000 से 6000 लाल पांडा भारत के 4 राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। छठे प्रश्न पर चलने के पहले प्लीज़ आप लोगों को यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने मित्रों को शेयर भी ज़रूर करिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इन क्वेश्चनों को आप साथ साथ नोट भी करते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में कौन सी प्रजातियाँ शामिल की जाती हैं? ए ऑप्शन है दुर्लभ प्रजातियाँ, बी संकटापन्न प्रजातियाँ, सी अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियाँ या डी विलुप्तप्राय प्रजातियाँ। तो IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं IUCN है क्या। तो IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा में है। यह विभिन्न प्रजातियों को संकट के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करता है। उसी में अति संकटापन्न प्रजातियां, संकटापन्न प्रजातियां जैसी बहुत सारी कैटेगरी हैं। अब हम बात करते हैं संकटापन्न प्रजातियां या अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों का वर्गीकरण। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं जो एग्जाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जब भी एग्जाम में आएगा तो राजस्थान के साथ जोड़कर आता है, अर्थात ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहाँ पाई जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसकी पूरी चर्चा करते हैं। ग्रेट इंडियन बर्ड्स भारत एवं पाकिस्तान के घास के मैदानों व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जैसे गुजरात, राजस्थान में पाई जाती थी। वर्तमान में यह अत्यधिक संकटापन्न प्रजाति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है? ए राष्ट्रीय उद्यान, बी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, सी वन्य जीव अभयारण्य या डी जंतु उद्यान। तो निम्न में से स्वस्थानीय संरक्षण जंतु उद्यान नहीं है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र तथा वन्य जीव अभयारण्य स्वस्थानीय संरक्षण है। यहाँ बात कर लेते हैं संरक्षण की। तो किसी जीव को पर्यावरण में संरक्षण रखने की 2 विधियां होती हैं। पहली है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरी है परस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण अर्थात इसको इंग्लिश में इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही बिना उसको डिस्टर्ब किए संरक्षण दिया जाता है तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे किसी जंगल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देना या जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना या वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर देना, जिससे वह जीव उसी अपने पर्यावास में यानी अपने प्राकृतिक पर्यावास में पूर्ण रूप से विकास कर सकता है, वह स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जबकि परस्थानीय संरक्षण अर्थात एक्स सीटू कंजर्वेशन, जहाँ पर जीवों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से इतर या हट कर किया जाता है, उसे परस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक आदि परस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। इस प्रकार स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र तथा नेशनल पार्क होते हैं। जबकि परस्थानीय संरक्षण के उदाहरण जीन बैंक, बीज बैंक, जंतु उद्यान तथा वनस्पति उद्यान होते हैं। इस प्रकार आपके इसमें 7 क्वेश्चन आज पूरे होते हैं। अब हम अगले लेक्चर में पर्यावरण की परिभाषा एवं विविध आयाम से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को डालेंगे जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं और उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिए तथा साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। नमस्कार साथियों।